अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में सेफ़ होंगे। हमने 10th क्लास का बायो स्टार्ट करनी है, लेकिन हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि बनता है चैप्टर नंबर 11। हम पहले वही चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर स्कीम के मुताबिक जाएंगे, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता हो, शॉर्ट भी हो। जो चैप्टर जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम लेटर ऑन करेंगे। और ये हम एक दफ़ा लेक्चर लेंगे, यानी ये कॉलेज ओपन पे हम ये दोबारा नहीं करेंगे। लिहाजा तुम लोग क्या करें, डेली का काम डेली करें। शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताऊँगा, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तुम लोग कंटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 11 का हमारे पास नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस किस चीज़ को बोलते हैं? देखो, बायो से हट के अगर हम डिस्कस करें, इस दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल ऑपरेट होती हैं। कहते हैं ना कि इतना मीठा ना हो जाए कि कोई तुम्हें क्या करे, खाए, या इतना कड़वा भी ना हो जाए कि लोग तुम्हें क्या करें, फेंके। बल्कि क्या करना चाहिए, एतदाल में होना चाहिए। ये तो बायो से हट के हमने बात की। होम्योस्टेसिस में भी यही एतदाल वाली बात है। हम आते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये जो वर्ड है, होम्योस्टेसिस इज़ ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है होमियो, अगला है स्टेसिस। होमियो कहते हैं सेम को, स्टैंडिंग को बोलते हैं। स्टेसिस बोलते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट का क्या मतलब है, मुस्तकिल। या फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो स्टैटिक। स्टैटिक बोलते हैं साकिन को बोलते हैं। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस देखो, इन्वायरमेंट हम कहते हैं, इन्वायरमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, माहौल को बोलते हैं। तो एक हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिस तरह के स्टूडेंट्स है, चेयर्स है, क्लासरूम में, ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। या टेम्परेचर है, बाहर क्या है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी है, ये मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाज़ बुक्स में इन्वायरमेंट की जगह एक्सटर्नल कंडीशन लिखा हुआ है। एक मेरी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसमें ब्लड्स आते हैं, जिसमें सेल्स आते हैं। अब होम्योस्टेसिस इसको बोलते हैं कि अगर बाहर के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, बाहर के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, लेकिन हमारे बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ जो माहौल में चेंज आया हुआ है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट पेश करेगा, अपने आप को इसकी एडजस्ट करेगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अब देखो, आजकल क्या है, तलागंग में सही शदीद वाली गर्मी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी गर्मी ना कि कुत्ते बावले हो जाएंगे। अब ये तो नहीं है ना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना बढ़ जाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसको मैं वर्ड यूज़ करूँगा कोर टेम्परेचर, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर का टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो जाए, यानी दो वर्ड मैं यूज़ करूँगा, एक ये एरो हेड जब ऊपर होता है इसका मतलब है इंक्रीज़ होना, दूसरा है जब एरो हेड नीचे की तरफ होता है इसका मतलब है डिक्रीज़ होना, कम होना। अब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, नहीं। हमारे बाहर का टेम्परेचर जितना भी होगा, बेशक हम मरी में रह रहे हैं या हम तलागंग में रह रहे हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 होगा। हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसने अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखने हैं, डेफिनेशन के मुताबिक सेम कंडीशन या सेम कांस्टेंट, यानी हमने हर हाल में यही टेम्परेचर क्या रखना है, 37
37 रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनते हैं, डिस्कस हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल बंदे को बुखार हो जाए तो हमारा टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, बरकरार क्यों। तो इसका आंसर मैं एंड ऑफ चैप्टर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, आगे हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल हमारा ये हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, यही हमारी बॉडी इसको यही 37 मेंटेन करेगी। अगला हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको शुगर लेवल कहते हैं, वो नॉर्मल कितना होता है, 1 ग्राम यानी 1 ग्राम पर लीटर। हमारे जो ब्लड ग्लूकोज खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो 1 ग्राम 1 लीटर के होगा। बेशक तुम लोग जितने स्वीट डिशेस खाओ, जितने शादी में जाके फ्री खाने खाओ, जितने फ्री चीज़ें खाओ, मीठी चीज़ें खाओ, हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बॉडी उसको 1 पे लेके आ गई। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो तो या बॉडी में स्टोर होगा या बॉडी क्या करती है, खारिज करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस, कि हमने हर हालत पे अपनी बॉडी के कंडीशन को बरकरार रखने हैं। हमने हर हालत में अपने बॉडी के कंडीशन को, अपने इंटरनल बॉडी के माहौल को बरकरार रखना है। बेशक बाहर टेम्परेचर बढ़ता है, हवा बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब हमारे पास होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 पहले हम होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, बुक्स में भी लिखा हुआ है। इसका शॉर्टकट हम ये कहते हैं, दी कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। क्योंकि तुम लोग को शॉर्टकट डिफिनीशन पसंद होते हैं ना, तो ठीक है, तुम लोग की खातिर करते हैं, शॉर्टकट लिखवा देता हूँ। कंसिस्टेंसी बोलते हैं मुस्तकिल को, सेम रखने को। द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। या इसकी डिफिनीशन मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर के माहौल में जो भी चेंज आए, गर्मी होती है, सर्दी होती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारी बॉडी क्या करेगी, उस पर क्या सेम रखेगी। क्यों रखेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस की तरफ। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस है। पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। थर्म, जिधर भी थर्म का वर्ड आएगा, थर्म बोलते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर। रेगुलेशन बोलते हैं मेंटेनेंस को बोलते हैं, बरकरार रखने को बोलते हैं, मेंटेनेंस, बरकरार रखना। यानी थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को बरकरार रखती है। तुम लोग देखते हो ना, सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हम क्या कर लेते हैं, हाथ मलते हैं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़्यादा सर्दी लगती है, हम रनिंग करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। या जब ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हमें पसीना आ जाता है। जब पसीना निकलता है तो क्या हो जाता है, पसीने के बाद तुम लोगों ने देखा होगा, आजकल तो सारे इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठंडी हवा आ जाती है। तो ठंडी हवा से हमें ठंडक फील होती है या नहीं होती है ना। तो ये क्या कर लेते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ है तो उसको नॉर्मल की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर सर्दियों में टेम्परेचर क्या है, सर्दियों में अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हम क्या कर लेते हैं, हाथों को मलते हैं।
रनिंग करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है होमियोस्टेसिस का, वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन बोलते हैं मेंटेनेंस को बोलते हैं, बरकरार रखने को बोलते हैं। ऑस्मो, ऑस्मो निकला हुआ है ऑस्मोसिस से, यानी यहाँ पे हमारे बॉडी क्या करते हैं, सॉल्यूट्स को प्लस वाटर को मेंटेन रखते हैं। सॉल्यूट दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम बार बार, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन में दो चीज़ें होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शरबत बना रहे हैं, गर्मी का सीज़न है, गर्मी लगे हुए शरबत बना रहे हैं, तो शरबत हमारे पास क्या है, शरबत हमारे पास सॉल्यूशन है। जो चीज़ कम मिक़दार में होगी उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो चीज़ ज़्यादा मिक़दार में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब कम मिक़दार में क्या होती है, चीनी होती है, लेमन होता है या जमशरीन होता है। सॉल्वेंट पानी ज़्यादा होता है ना, ये तो नहीं हम कर सकते कि लेमो इतना डालें कि पानी से भी ज़्यादा हो। बहरहाल अब ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी अपने अंदर पानी और सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन रखते हैं। सॉल्यूट्स में क्या चीज़ें आते हैं, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर पानी होता है, उसके अंदर साल्ट्स होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लिहाजा वो क्या कर लेते हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो भी नुकसान की बात है, कम होंगे फिर भी नुकसान की बात है, एक अपने नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, बुक में भी डिफिनीशन लिखी हुई है, सिंपल डिफिनीशन, द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इन द बॉडी, द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस या द मेंटेनेंस ऑफ सिंपल, द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इन द बॉडी is called as ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे पास थर्ड जो कंपोनेंट है होमियोस्टेसिस का, वो है हमारे पास एक्सक्रीशन। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज़ को बोलते हैं, देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। अब उन रिएक्शन में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए या नुकसानदेह है या ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है, तो वो क्या करेगी, हमारे बॉडी इसको बाहर निकालते। जितना भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, तो जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं वो तो यूटिलाइज हो जाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं बॉडी। लेकिन जितना गंद, जितना कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है वो बॉडी क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक wastes from the body is called as excretion, is called as excretion। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है मेटाबॉलिक वेस्ट्स का, बुक में भी लिखा हुआ है, राइट साइड के कॉर्नर पे लिखा हुआ है, वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। मेटाबॉलिक वेस्ट, वेस्ट बोलते हैं फजूल चीज़ों को, मेटाबॉलिक यानी वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हुए हैं और वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। अब हम अगर मेटाबॉलिक वेस्ट की डिफिनीशन करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, the product या the substances which is produced during metabolism, produced during metabolism and can harm our body, और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए।
एंड कैन हार्म आवर बॉडी, हार्म बोलते हैं नुकसान को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स, ये तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो। जो डिफिनीशन यहाँ पे ऐसा किया करे कि लेक्चर भी देख लिया करे, साथ में बुक भी रीड किया कर ले, तो जो क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो क्या करे तुम लोग वहाँ से लेक्चर से उठा के बुक के ऊपर लिख लिया करे, ताकि तुम लोग को फिर याद हो। अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है या नहीं है, हम निकालते हैं ना। इसके बाद बॉडी के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमारे पास तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो कि रेड ब्लड सेल के कितना लाइफ स्पेन होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसकी ज़िंदगी कितनी है, 120 दिन है। तो 120 दिन के बाद क्या होते हैं, ओल्ड RBCs, वो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो गई तो बॉडी में रहेंगे तो नहीं, निकालेंगे। इसके बाद यूज्ड ड्रग्स, अगर हम कोई दवाई लेते हैं और इनमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, बॉडी क्या करता है, निकालता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर, अगर हम ये नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पानी की ज़रूरत है और हम पूरा गैलन उठा के पिएंगे तो किडनी का काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको एलिमिनेट करती है। अब थोड़ा टॉपिक से हट के आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस नहीं कर रही, लेट सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ कि होम्योस्टेसिस ने हड़ताल किया, क्या किया, हड़ताल किया, स्ट्राइक किया कि मैंने बॉडी के अंदर चीज़ों को बैलेंस नहीं रखना है, मैंने मेंटेन नहीं रखना है, तो फिर क्या होगा, ये होगा। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तुम लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 6 9th में, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंजाइम क्या होगा, इंजाइम टूट जाएगा, इंजाइम की जो अपनी हालत है वो डीनेचर होगी। लिहाजा जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे इंजाइम काम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया, इंजाइम काम नहीं करेंगे, इंजाइम काम नहीं करेंगे, सारे रिएक्शन क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। उसके साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी के अंदर साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई तो क्या कर लेते हैं, किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जमा हो जाते हैं, किडनी स्टोन बनाते हैं, वो भी बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस, ये सारे हैं ये होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं और इन तीनों ने मिल के काम करना है। अगर इनमें एक भी काम नहीं करेगा तो इसका ये मतलब है कि होम्योस्टेसिस काम नहीं कर रहा, हेमोस्टेसिस हमसे नाराज़ हो चुका है। अब एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन में भी क्या है, अगर एक्सक्रीशन काम नहीं करेगा तो यूरिक एसिड तुम लोग पढ़ चुके हो, बल्कि नहीं ये पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 में। यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में जमा होता है और जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा ज़्यादा हो गया, बंदे की डेथ होती है, ओल्ड RBCs जमा होते हैं, लिवर डैमेज होता है, बहरहाल इसकी तरफ नहीं आते। तो आज हमने डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस, उसके बाद उसके 3 कंपोनेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन, उसके बाद हमने थर्मोरेगुलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये 4 डिफिनीशन तुम लोग को याद होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तुम लोग डेली करो, चूँकि मंथ के एंड पे जितना भी लेक्चर हुए हैं तो उसके मंथली टेस्ट होंगे। सेकंड बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लेक्चर एक दफ़ा हो गए वो दोबारा कॉलेज में नहीं होंगे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।